दोस्तों नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे चैनल जॉबिनस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं जब भी आपके सामने नया वीडियो लेके आता हूं तो कोई ना कोई नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेके आता हूं। उसी कड़ी में मैं आज मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड में विभिन्न जिलों के ई गवर्नेंस सोसाइटी में जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक, सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक, वरिष्ठ प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षक के विभिन्न पदों हेतु के जो भी पोस्ट निकली हैं उनके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेके आया हूं। तो दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और मेरे इस वीडियो को प्यारा से लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिक विकास निगम लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों की जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी में जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक, सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक, वरिष्ठ प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षक के पद हेतु पद निकाले हैं, जिनके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि उन पद की योग्यता, उन पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और उसके लिए कितना आपको मानदेय मिलेगा, किस जिला स्तर पर है, कौन से जिले में हैं और किस तरह से फॉर्म भरना है, कितनी फीस है, किस तरह से उसमें आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सब चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। लेकिन इस चीज़ को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल जॉब यूनिवर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल जॉब यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे द्वारा जो भी नया वीडियो डाले उसके तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। जो भी पोस्ट है उसकी वीडियो को एक मैं पहले आपको समरी बता देता हूँ कि ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए 15 नवंबर 2024 से और आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2024 है। 2 दिसंबर 24 आवेदन करने की अंतिम तिथि है और जो आवेदन शुल्क है वो भी आवेदन शुल्क की जमा करने की अंतिम तिथि भी 2 दिसंबर है। ठीक, चयन प्रक्रिया कैसी है, कैसे चयन होगा उस बारे में पूरी मैं डिटेल आपको जानकारी दूंगा। और कौन से ऑनलाइन आवेदन पत्र का जो लिंक है वो कौन आधिकारिक MPSEDC की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ना, ये पूरा डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। पदों के विवरण पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ और उसमें कौन कौन सी योग्यता लगेगी वो बताता हूँ। तो सबसे पहले जो पद के बारे में बताऊंगा वो जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक DEGM। इसकी स्थापना इस पे पोस्टिंग कहाँ होगी, जिला स्तर पर इसकी पोस्टिंग होगी। इसमें जो आपको पेमेंट मिलेगी वो 35,000 रुपये प्रति माह पेमेंट मिलेगी और इसमें जो कम से कम जो आवेदक की निर्धारित योग्यता होनी चाहिए वो BE कंप्यूटर साइंस या IT से होनी चाहिए, BE या BTech कंप्यूटर साइंस या IT से, या MCA होना चाहिए या MSc कंप्यूटर साइंस या IT से। और इसमें जो कम से कम 60% मार्क के साथ आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ये अनारक्षित और OBC वर्ग के लिए ये वो है कि अनारक्षित और OBC वर्ग को कम से कम 60% मार्क के साथ डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और SC और ST आवेदकों के लिए 50% के साथ डिग्री पास होना आवश्यक होना चाहिए। और साथ साथ में CS और IT में वैध गेट स्कोर का जरूर होना चाहिए। जिन्होंने गेट दिया हो और जिसमें उनके गेट का स्कोर हो वो उनके पास वैलिडिटी वाला होना आवश्यक है। ठीक, अब मैं बात करता हूँ दूसरा पद, वरिष्ठ प्रशिक्षक लीड ट्रेनर। अब दूसरे अभी बताया था मैंने आपको DEGM प्रबंधक की पद के लिए डिटेल बताया था। अब दूसरा जो पद है वरिष्ठ प्रशिक्षक लीड ट्रेनर, ये इसकी भी जो पोस्टिंग होगी वो जिला स्तर पर ही होगी, ई दक्ष केंद्र पर होगी और इसमें जो मानदेय, इसमें जो सैलरी होगी वो 35,000 रुपये प्रति माह होगी। ठीक, और इसमें जो कैंडिडेट के लिए योग्यता है वो BE या BTech कंप्यूटर साइंस या IT से हो या MCA किया हुआ हो या MSc कंप्यूटर साइंस या IT से हो
और ये सभी डिग्री के भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संख्या में पूर्णकालिक रूप से स्नातक हो, तो साथ में DOEACC या NIELIT से B लेवल प्रमाण पत्र में डिग्री हो, और साथ में जो है ना वो जनरल वालों के लिए और OBC वालों के लिए कम से कम ये सभी डिग्री जो भी है वो कम से कम 60% मार्क्स से पास होनी चाहिए, और SC और ST आवेदकों के लिए 50% मार्क्स से कम पास होनी चाहिए। ठीक, और इसमें भी CS और IT स्ट्रीम में वैध गेट स्कोर होना आवश्यक है। आप ध्यान रखिए, इन दोनों पदों के लिए कम से कम वैध मतलब गेट का स्कोर कंपलसरी है, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए अब तीसरी जो पोस्ट है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तीसरी जो पोस्ट है वो प्रशिक्षक की पोस्ट है। इसकी पोस्टिंग भी जिला स्तर पर ही होगी, और इसमें जो सैलरी रहेगी वो 30,000 रुपये पर मंथ होगी, और इसमें जो इसके प्रशिक्षक के लिए जो निर्धारित योग्यता आवेदकों में होनी चाहिए वो कम से कम BE या BTech कंप्यूटर साइंस या IT से होना चाहिए। ठीक, अब उसके बाद चौथी पोस्ट के बारे में बात करते हैं। ट्रेनर की जो पोस्टिंग होगी E-रक्ष केंद्र पर ही होगी। इसमें 30,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी। इसमें BTech कंप्यूटर साइंस, MCA कंप्यूटर साइंस मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 60% मार्क के साथ पूर्णकालिक स्नातक होना चाहिए। जनरल वाले और OBC वालों के लिए कम से कम 60% मार्क के साथ कैंडिडेट को पास होना चाहिए, और SC ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति आवेदकों हेतु 50% का कम से कम मार्क्स होने आवश्यक है डिग्री में, और साथ में गेट का स्कोर भी अनिवार्य है। ठीक, अब चौथे पद के बारे में मैं बात करता हूं। तो चौथा पद में सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक AEGM, ये इनकी जो पोस्टिंग होगी वो विकासखंड या तहसील स्तर पे होगी। इसमें जो सैलरी रहेगी वो 30,000 रुपये पर मंथ होगी। इसमें भी इस पद के लिए भी BA BTech कंप्यूटर साइंस IT से होना चाहिए, या MCA MSc कंप्यूटर साइंस IT से होना चाहिए, और वही अनारक्षित और OBC वर्ग के कैंडिडेट के लिए 60% मार्क्स कम से कम डिग्री में होना चाहिए, डिग्री पास होनी चाहिए 60% मार्क के साथ, और SC ST वालों के लिए 50% कम से कम मार्क्स के साथ डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। साथ में CS IT स्ट्रीम में वैध गेट स्कोर होना भी अनिवार्य है। ठीक, ये जो 4 तरह की जो पोस्ट मैंने आपको बताई, अब इसमें आपको मैंने बताया कि कैसे आप कितनी सैलरी है, और कैसे मतलब आपकी योग्यता कम से कम क्या होनी चाहिए। और एक बात ध्यान रखिए, इन जो पद हैं, इन अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन आपको, अगर आप सभी पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सभी पदों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। ठीक, अब इसमें जो है, इसमें आपको क्लियर करूं, इसमें जो आवेदन शुल्क है, इसमें आवेदन शुल्क कुछ नहीं है, निल है। सभी वर्ग के आवेदकों को किसी भी तरह का आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। ठीक, आवेदन शुल्क निल है। अब मैं बताता हूँ उत्तरदायित्व, मतलब जो पोस्ट हैं इनकी क्या क्या कार्य हैं वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। तो उत्तरदायित्व है जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक, जो DEGM का पद है, उसके जो काम है मैं बताना चाहूंगा। शासकीय अधिकारी या कर्मचारियों का IT क्षमता संवर्धन, कोर IT अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए परिचालन समर्थन प्रदान करना, ई गवर्नेंस परियोजनाओं और कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना, IT जागरूकता और संचार, मानक दिशा निर्देश और निर्देशों का अनुपालन, राज्य शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समन्वय बना के रखना, जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी को सहायता प्रदान करना। ये जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक DEGM का के कार्य रहेंगे। अब जो दूसरी पोस्ट है सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक, AEGM के क्या काम है? जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक के उपरोक्त सभी कार्यों में सहायता करना, और साथ में ब्लॉक तहसील लेवल पर उपरोक्त सभी कार्यों को कार्य करवाना, ये AGM का कार्य रहेगा। ठीक है, वरिष्ठ प्रशिक्षक माने लीड ट्रेनर का काम क्या रहेगा? लीड ट्रेनर को जो उत्तरदायित्व मिलेंगे
उनको क्या करना है, ई दक्ष पर प्रशिक्षण का नियमित संचालन भी करना है। प्रशिक्षण निर्धारण हेतु जिला ई गवर्नर सोसाइटी एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना है। प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण कैलेंडर पूरा तैयार करना है साल भर का, कि कब कब कौन कौन से प्रोग्राम करना है, कौन कौन सी मतलब नई नीतियां आई हैं, कौन सी नई नीतियों को समझाना है, सिखाना है। एवं राज्य स्तरीय प्रशिक्षण समन्वय इकाई से समन्वय स्थापित करना एवं आवश्यकता अनुसार गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित करना, जिससे कि वो नई नई चीजें बताए। जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी एवं राज्य स्तरीय प्रशिक्षण समन्वय इकाई से संपर्क कर प्रशिक्षण की आवश्यकता का आंकलन करना, केंद्र के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, आंतरिक साज सज्जा का उपयुक्त रखरखाव करना, पूरा और केंद्र जिले स्तर के विभिन्न विभागों से संपर्क कर प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन करना, नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से प्रस्तावित करना, प्रशिक्षण के फीडबैक का मूल्यांकन करना, वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा का संचालन करना, केंद्र संचालन का संपूर्ण उत्तरदायित्व भी उन्हीं पर रहेगा। समय समय पर जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी एवं राज्य स्तरीय प्रशिक्षण समन्वय इकाई द्वारा सौंपे और अन्य कार्य जो हैं वो भी कार्य करना, केंद्र के प्रभावी संचालन हेतु अन्य आवश्यक कार्यों को भी करना इनका काम रहेगा। ठीक, अब जो चौथी पोस्ट थी प्रशिक्षक ट्रेनर, ट्रेनर के क्या क्या काम रहेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। प्रशिक्षक ट्रेनर प्रशिक्षण सत्र में वरिष्ठ प्रशिक्षक को सहयोग प्रदान करना। ठीक है, ट्रेनर मतलब अपने सीनियर को सपोर्ट करेगा, केंद्र के दैनिक गतिविधियों के प्रबंधन में वरिष्ठ प्रशिक्षक को सहयोग प्रदान करना है। प्रशिक्षण सत्र संचालित करना, दैनिक साप्ताहिक मासिक प्रतिवेदन जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी एवं राज्य स्तरीय प्रशिक्षण समन्वय इकाई को प्रस्तुत करना, वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा संचालन में सहयोग करना, केंद्र संचालन में वरिष्ठ प्रशिक्षक को सहयोग प्रदान करना, समय समय पर जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी एवं राज्य स्तरीय प्रशिक्षण समन्वय इकाई द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य को करना। ये सभी कार्य ट्रेनर के रहेंगे। तो दोस्तों अभी आपको पूरा डिटेल बताया, अब उसके बारे में आपको अभी मैंने बताया कि क्या पोस्ट हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं, उन पोस्ट में आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, तो ये सब। उसके बाद आवेदन का शुल्क मैंने आपके बारे में बताया। अब मैं बताता हूँ कि आवेदक की आयु कितनी होनी चाहिए और उसके बारे में पूरा मैं डिटेल आपको देता हूँ। आवेदक की आयु सभी पदों के लिए जो आयु की गणना होगी इन पदों के लिए वो 1 जनवरी 2024 लास्ट डेट मानी जाएगी। उसी के हिसाब से आवेदक की आयु की गणना की जाएगी। इसमें आवेदक की जो आयु होनी चाहिए वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के जो मध्य प्रदेश के जो स्थायी निवेशक आवेदक स्थायी निवासी हैं उनको इस संवर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी प्रदान की गई, वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब समझे आप कि जो आवेदक मध्य प्रदेश के स्थायी मूल निवासी हैं उनको आयु सीमा में कुछ छूट दी गई है, तो उनके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ, चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु सीमा पुरुष आवेदक और अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष है। मध्य प्रदेश के बाहर के आवेदक के लिए आयु सीमा 35 वर्ष है सामान्य वर्ग के लिए। पुरुष आवेदक शासकीय या निगम मंडल स्वशासी संस्थान के कर्मचारी तथा नगर सैनिक, वो आवेदक जो शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्थान के वर्तमान में कर्मचारी हैं और नगर सैनिक हैं, होमगार्ड हैं, उनके लिए और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है और मध्य प्रदेश के बाहर के आवेदकों के लिए आयु सीमा 35 वर्ष है। ठीक, पुरुष आवेदक आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और मध्य प्रदेश मूल निवासी हैं उनके लिए 45 वर्ष है और बाहर के आवेदकों के लिए 35 वर्ष है। पुरुष आवेदक आरक्षित वर्ग शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्थान कर्मचारी नगर निगम सैनिकों के लिए 45 वर्ष है अधिकतम आयु और बाहर के मध्य प्रदेश से बाहर के आवेदक की अधिकतम आयु 35 वर्ष है। तो दोस्तों मोटा मोटी एक सीधी सी बात है कि जो भी मध्य प्रदेश का मूल निवासी आवेदक है उसकी अधिकतम आयु सीमा मैक्सिमम 45 वर्ष है और सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष है
और शेष वर्ग सभी SC ST वर्ग, OBC वर्ग, जो ग्राम सेवक, होमगार्ड में जो नौकरी करते हैं, शासकीय निगम मंडल कर्मचारी जो वर्तमान में हैं, उनको भी उनकी आयु सीमा 45 वर्ष। और बाहर के जो मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं, और जो सीधी सी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, उन सभी आवेदकों की आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है। ठीक, अब महिला आवेदकों के लिए, महिला आवेदक की मध्य प्रदेश की जो महिला आवेदक मूल निवासी है मध्य प्रदेश की, उनकी आयु सीमा मैक्सिमम 45 वर्ष है। और महिला आवेदक यदि मध्य प्रदेश के बाहर की है तो उसकी अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। ठीक, आयु सीमा के संबंध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो समय समय पर जारी पूरे दिशा निर्देश लागू होंगे। चयन प्रक्रिया की आप बात करते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी पोस्ट है, उन किन पदों के लिए आपको क्या योग्यता चाहिए, आवेदक की फीस कितनी है, आवेदक की कितनी मैक्सिमम आयु मिनिमम आयु होना चाहिए, ये सब मैंने बता दिया। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि चयन प्रक्रिया कैसे होगी, मतलब उम्मीदवार का चयन कैसे होगा, फाइनलिस्ट कैसे निकलेगी। तो उसको बताने से पहले दोस्तों, यदि मेरे अभी यूट्यूब चैनल जॉब यूनिवर्स पर जाकर विजिट नहीं किया है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल जॉब यूनिवर्स पर जाकर एक बार विजिट करें और वहाँ मेरे द्वारा डाले गए अन्य विभिन्न विषयों पर वीडियो जो हैं उनको एक बार देखें। विभिन्न प्रकार के पदों के बारे में जानकारी दी है, जिसमें एजुकेशन से संबंधित चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी हो, जो परीक्षा की जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, उन सब के बारे में मैं जो भी लेटेस्ट जानकारी होती है मेरे चैनल पर आपको मिलती है। और मेरे चैनल पर पूरी जानकारी, जो सही जानकारी है वो ही दी जाती है। इसमें किसी भी तरह की कोई false जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं, मेरे चैनल पर दी गई जानकारी पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। और यदि आपको मेरे से किसी भी तरह की कोई आपको सलाह चाहिए कि आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, आपको कौन सा आपको सिलेबस चाहिए, यदि आपको GK का हो, चाहे तर्क शक्ति का हो, चाहे मैथ का हो, किसी भी टॉपिक पर यदि आपको कोई बुक या PDF चाहिए या कोई और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जॉब यूनिवर्स पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल जॉब यूनिवर्स पर को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे वहाँ पर आपको इन सब की PDF मिल जाएगी। और यदि कोई आपको व्यक्तिगत मेरे से संपर्क करना है तो मेरे YouTube चैनल पर मेरे नंबर और मेल ID है, उस पर आप मेरे को अपनी बात लिख सकते हैं। मैं आपसे मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा। चलिए, ऐसी अब आगे इसी कड़ी में अब मैं बताता हूँ इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया कैसी रहेगी। चयन प्रक्रिया के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। सबसे पहले चार तरह के पदों की निकली है। यदि आप चारों पदों के लिए योग्य हैं और यदि आप चारों पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको चारों पदों के लिए अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। सबसे पहला, ठीक, सभी पदों के लिए अलग अलग आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। दूसरा, जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक, वरिष्ठ प्रशिक्षक, सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक के पदों के लिए गेट में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक, समझ गए आप। जहां पर गेट स्कोर मांगा है उन गेट स्कोर के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। गेट में प्राप्त स्कोर के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाकर उसमें से वर्तमान में भविष्य में रिक्त होने वाले पदों की नियुक्ति हेतु संबंधित जिला ई गवर्नेंस समिति की अनुशंसा की जाएगी। गेट स्कोर के माध्यम से सबसे पहली बात आपका जो गेट स्कोर रहेगा उसकी एक मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी। और मेरिट लिस्ट के हिसाब से जितनी पोस्टें जिन जिलों में मध्य प्रदेश की जितने भी जिले हैं सभी जगह पोस्टें निकली हैं, तो जहां पर रिक्तियों उनके हिसाब से मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको उस जिले में आपको वो लिस्ट भेज दी जाएगी और आपके लिए अनुशंसा की जाएगी। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। अब यदि गेट स्कोर एक या एक से अधिक उम्मीदवारों को सेम है तो उसमें फिर सीनियरिटी के आधार पर, मतलब उम्र जिसकी ज़्यादा है
उसको भरी दी जाएगी। तीसरा, वरीयता सूची में रिक्तियों की संख्या के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी एवं रिक्त पदों के 2 गुने अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। दूसरा, अब इसमें एक चीज है कि जो भी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, टोटल जितनी पोस्ट है उतनी लिस्ट तो तैयार की जाएगी, लेकिन जितनी पोस्ट है उससे दुगनी पोस्ट की वेटिंग लिस्ट तैयार रहेगी। जो वेटिंग लिस्ट रहेगी, जब जैसी जैसी जरूरत होगी आपको बुलाया जाएगा। चयनित या वेटिंग लिस्ट जैसी स्थिति हो, अभ्यर्थियों को जिले आवंटित करने हेतु उनकी काउंसलिंग की जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप मेरिट लिस्ट में आते हैं और वेटिंग लिस्ट में आते हैं, तो चूंकि मध्य प्रदेश के जितने जिले हैं सभी जिलों में पोस्टें हैं, तो उसमें उसके हिसाब से उनकी काउंसलिंग के लिए उनको बुलाया जाएगा और उनको भर दिया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के उपरांत पदस्थापना है तो मेरिट और साथ में एक चॉइस के अलावा दूसरी चॉइस के आधार पर जिलों का आवंटन किया जाएगा। उनसे चॉइस पूछी जाएगी कि आप किस जिले में, प्राथमिकता के आधार पर 2 जिले मांगे जाएंगे, पहला और दूसरा। उनकी प्राथमिकता के आधार पर उनको देने की कोशिश की जाएगी, आवंटन किया जाएगा। या उनकी पदस्थापना की अनुशंसा संबंधित जिले के ई गवर्नेंस सोसाइटी को की जाएगी। अभ्यर्थी को पदस्थापना जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा की जाएगी। ठीक, अब सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक हेतु अभ्यर्थी की वर्गवार प्राप्तांकों के आधार पर पृथक पृथक सूची तैयार की जाएगी। जिलेवार रिक्तियों के आधार पर वर्गवार अभ्यर्थियों की काउंसलिंग द्वारा रिक्त पद भरे जाएंगे। समझे कि आप हर जिले में जितनी रिक्तियां, उसी के आधार पर जितनी आपकी वर्ग जनरल ओबीसी ऐसी जिस तरह की पोस्टें हैं, उसी के हिसाब से उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक के मामले में महिलाओं के लिए 30% पदों का हॉरिजेंटल कमीशन आरक्षण रहेगा। सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक के मामले में जो पद हैं सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक के, उसमें 30% का आरक्षण महिलाओं के लिए होगा। यदि किसी भी आरक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के अभाव में चयन न होने में रिक्त रह जाते हैं, तो ऐसे जो रिक्त पद रहेंगे वो पुरुष उम्मीदवारों से भरे नहीं जाएंगे। जो 30% आरक्षण महिलाओं के लिए रहेगा, उसमें यदि योग्य महिला नहीं मिलती है तो आप उनके पद खाली पड़े रहेंगे, लेकिन वो पुरुष अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाएंगे। ठीक, सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक के पद के लिए ईडब्ल्यूएस वर्ग हेतु 10% आरक्षण रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत जो कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनका 10% आरक्षण उसमें रहेगा। तो प्रस्तावित प्रावधिक अहता सूची में आए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। जिस जिले के लिए उसका नाम प्रावधान सूची में आया है, अभ्यर्थी को उसी जिले की जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी में दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। समझे? आपको सीधी भाषा में भी साथ में समझाता हुआ चला हूं कि आप जब सिलेक्ट होंगे तो जिस जिले के लिए आपसे किस पद स्थापना के लिए आप सिलेक्शन होगा, तो आपको पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स उसी जिले की ई गवर्नेंस सोसाइटी में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होगा। दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही आप ज्वाइन कर पाएंगे। और इसमें कौन कौन से दस्तावेजों का सत्यापन कराने अनिवार्य है? हाई स्कूल 10+2 की अंक सूची, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 10+2 की अंक सूची, पद हेतु निर्धारित योग्यता के समस्त प्रमाण पत्र, जैसे गेट का स्कोर, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र यदि लागू है तो, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है तो, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र यदि लागू है तो, दस्तावेज के सत्यापन जब पूरा हो जाएगा और सब सही होगा तभी आप ज्वाइन कर पाएंगे, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी नष्ट कर दी जाएगी। ठीक, ये सभी चयनित पद प्रत्याशी संबंधित जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी की में जो होंगे संविदा के आधार पर इनकी नियुक्ति 2 साल के लिए होगी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो है, जो भी अगर किसी भी तरह का कोई सोर्स लगाता है, कोई किसी भी तरह का अनैतिक कार्य करके उसमें ज्वाइन करने की कोशिश करता है और यदि वो पता चल जाता है
तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। दूसरा, ऐसी कोई पुरुष जिसकी 2 पत्नियां हों, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। या ऐसी कोई ऐसी कोई पत्नी जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी हो और दूसरी शादी भी कर ली हो, वो भी पात्र नहीं होंगे, है ना। इस तरह, और स्वास्थ्य संबंधी मानसिक रूप से फिट ना होने पर भी मेडिकल फिटनेस होना जरूरी है। अगर वो नहीं होता है तो भी आपका उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। यदि आप फर्जी दस्तावेज लगाते हैं या यदि आपने कोई जानकारी छुपाई है तो भी आपकी आवेदन निरस्त कर सकते हैं। अब बताएं कि ये जो पद हैं वो 2 वर्ष की संविदा अवधि इसकी 2 साल की रहेगी। शुरू में नियुक्ति अधिकतम 2 वर्ष के लिए संविदा पर होगी, है ना। 1 वर्ष पर, इन 2 वर्षों में 1 वर्ष पूरा करने के पश्चात काम के प्रोरेटेड बेसिक पर आप अगले साल के लिए भी आपकी 1 साल के लिए और बढ़ जाएगी। इस संविदा में के आधार पर आप आगे नियमित होने का दावा नहीं कर सकते। नियुक्त कर्मियों, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको एक मुश्त मानदेय दिया जाएगा। महंगाई भत्ता या गृह निर्माण भत्ता कुछ नहीं दिया जाएगा। दूसरे वर्ष पुनः संविदा नियुक्ति की स्थिति में प्रथम वर्ष की नियुक्ति के दौरान प्राप्त मानदेय में शासन के आदेशानुसार मानदेय में वृद्धि की जाएगी। मतलब पहले साल में जो मानदेय रहेगा और जब दूसरा साल लगेगा तो उसमें कुछ पैसा ऑलरेडी बढ़ा दिया जाएगा। ठीक। शासकीय कार्य के भ्रमण की दशा में पात्रता एवं नियमानुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा। और ईपीएफ कटौती इसमें आपकी होगी। ठीक। अवकाश के बारे में बात करें तो इसमें संविदा नियुक्ति में जो 1 वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश की पात्रता रहेगी। चिकित्सा अवकाश 15 दिन का चिकित्सा अवकाश भी मिलेगा। प्रसूति अवकाश भी मिलेगा, है ना। इसमें जो बॉन्ड होता है, इसमें जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर बॉन्ड भरना होगा। इसमें यदि बीच में आप नौकरी छोड़ते हैं तो आपको इस पर आपके ऊपर होने वाला पूरा खर्च आपको भरना होगा, तभी आप वहाँ से फ्री हो पाएंगे। ठीक है। नियुक्ति के पश्चात जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का मूल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपका होना आवश्यक है ना। संविदा नियुक्ति आपको 1 महीना, आपके यदि सेवाओं से संतुष्ट नहीं है तो आपको 1 माह के नोटिस देकर आपको नौकरी से बाहर किया जा सकता है। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जाएगा। यदि संविदा पर नियुक्ति हो तो कोई व्यक्ति किसी विशेष कारण से 1 माह से अधिक में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सेवाएं स्वतः समाप्त मानी जाएंगी। ठीक है। आवेदक को कार्यभार ग्रहण करने के लिए किसी भी तरह का कोई यात्रा भत्ता देय भी नहीं होगा। और यदि किसी तरह का कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती भी है तो प्रबंध संचालक MPPCAD का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। इसमें 200 पोस्ट के करीब निकली हैं। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड में जो 200 पोस्ट है उनके बारे में पूरी डिटेल आपको जानकारी दी। और इस संबंध में और जो कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में इन पदों में की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र मांगने हैं। तो दोस्तों, मैंने इसमें अपनी पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। और फिर भी यदि आपको कोई और अधिक जानकारी चाहिए जिसमें यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं उसका जवाब आपको व्यक्तिगत रूप से दूंगा। तो दोस्तों, एक बार मैं पुनः आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल जॉब यूनिवर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और साथ में मेरे इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। धन्यवाद।